मियाँ साहब ने जलसे में अपनी तकरीर का आगाज़ जो है इंतहाई जज्बाती अंदाज में किया कि मैं अपनी दास्तान कहाँ से शुरू करूँ। बहुत कुछ है कहने को, लेकिन मैं वो अपने जो ज़ख्म है उनको मज़ीद दिखाना नहीं चाहता। लेकिन उन्होंने वो ज़ख्म दिखाए भी। उन्होंने वो सब कुछ बयान किया कि कैसे वो अपनी अहलिया के जनाजे में प्रॉपरली शिरकत नहीं कर सके, वालदा को दफनाया गया उनके बगैर, वालिद साहब के जनाजे में शिरकत नहीं कर सके। इस तरह के वो सारे मामला थे जो उन्होंने डिस्कस किया। और फिर उन्होंने कहा, सवाल किया, हालांकि ये सवाल बनता नहीं था, उनसे तय हुआ था कि इस तरह की बात नहीं करनी। इस जलसे में सबसे बड़ा खौफ था, ये डर था कि मियाँ साहब ट्रैक से हट ना जाएं। और जब मियाँ साहब में जो पॉइंट बयान करने लगा हूं इस नुक्ते पर आए तो कैमरा शहबाज शरीफ की तरफ चला गया। तो उनके चेहरे पर परेशानी के आसार थे कि मियाँ साहब अब लाइन कहीं क्रॉस ना कर जाएं। लेकिन मियाँ साहब हर लाइन को टच करते थे, टच करके वापस आ जाते थे, टच करते थे, टच करके फिर वापस आ जाते थे। मियाँ साहब ने कहा, वो कौन लोग थे, ये वो कौन लोग हैं जो हर चंद साल के बाद मुझे आपसे जुदा कर देते हैं, यानी नवाज शरीफ को अवाम से जुदा कर देते हैं, अलग कर देते हैं, उनकी हुकूमत ख़त्म कर देते हैं। लेकिन इतनी बात कहने के बाद मियाँ साहब ने फिर दूसरे ट्रैक पर चले गए। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन लोग थे, मियाँ साहब का इशारा किन की तरफ था। मियाँ साहब अभी भी अपने जज्बात को जब्त किया हुआ था, सिर्फ इसलिए कि उनके मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिससे वो लोग जो सपोर्ट करके उन्हें इस सतह तक लेके आए हैं, जो लोग उनकी हुकूमत बनने में मददगार साबित हो सकते हैं या कोशिश कर रहे हैं, वो नाराज हो जाए। लिहाजा उन्होंने जब्त किया। और यह जब्त लगता है उस वक्त तक चलेगा जब तक उनकी हुकूमत बन नहीं जाती। ये सारी खामोशी मसलहत के तहत रहेगी। अब ये इशारा किन लोगों की तरफ था? ये इशारा फिर उन लोगों की तरफ था कि उनकी हुकूमत का पहला खात्मा जो हुआ था वो गुलाम इसहाक के दौर में हुआ था। और गुलाम इसहाक के फैसलों के पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी। उसकी हुकूमत का खात्मा जो पहले हुआ था वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुआ था 12 अक्टूबर को, जिस पर वो यौम सियाम मनाते हैं। इस दफ़ा तो समझौता इतना ज़्यादा उन्होंने कर लिया है कि 12 अक्टूबर को यौम सियाम मनाना भी भूल गए थे। फिर उनकी हुकूमत को का खात्मा हुआ जनरल बाजवा के ज़रिए। वो हमेशा अपने जलसों में खलाई मखलूक का जिक्र करते रहे हैं। फिर गुजरांवाले के जलसे में तो खुल के अनाउंस कर दिया था कि उनकी हुकूमत के ख़ात्मे में जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का रोल है। और इमरान खान को इन लोगों का लाडला करार देते रहे। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उन लोगों का जिक्र नहीं किया जिन लोगों ने उन्हें एक आम आदमी से उठा के, जिनको एक सियासी गमले में जिनकी आबियारी की है। जनरल जिलानी का नाम नहीं लिया जिनकी वजह से वो वजीर खजाना बने थे। जनरल ज़ियाउल हक का नाम नहीं लिया जो उन्हें अपना तीसरा बेटा कहते थे और दुआ करते थे कि अल्लाह पाक मेरी उम्र भी नवाज शरीफ को लगा दे। और फिर उनकी दुआ कबूल हुई, वो शहीद हो गए और उनकी उम्र नवाज शरीफ को लग गई और नवाज शरीफ अब तक चल रहे हैं। और नवाज शरीफ ने कभी उनको याद नहीं किया। और फिर उन लोगों का भी तस्करा कर देते जो लोग उन्हें इस मकाम तक लेके आए हैं कि उन्हें सजाएं हो चुकी हैं। वो जेल से वो जो 50 रुपए के स्टाम्प पर उनकी बैरून मुल्क रवानगी हुई थी, उसमें किसका रोल था? और अब जो उनके लिए पूरी सहूलतकारी हुई है, उसका रोल क्या था?
नवाज शरीफ ने उनका जिक्र नहीं किया, हालांकि उनको भी उन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहिए था, लेकिन नहीं। मियाँ साहब का जो बयानिया है इसमें, वो बयानिया उन्होंने कहा है कि मेरा मुआशी तरक्की बयानिया है। वो मुआशी तरक्की के वो मंसूबे जहाँ से हमने अपना सफ़र ख़त्म किया था 2017 में, वहीं से हम शुरू करेंगे। महंगाई के हवाले से या मुल्क की तरक्की के हवाले से उन्होंने कोई रोड मैप नहीं दिया कि वो कैसे करेंगे। हो सकता है आने वाले दिनों में वो करें। इसके साथ साथ उन्होंने महंगाई के हवाले से बिल भी पेश किए कि ये बिल मेरे दौरे हुकूमत में थे और ये बिल जो है बिजली के अब मेरे दौरे को आ रहे हैं। बीच में उन्होंने भाई का जो दौर था उनको माइनस कर दिया, बल्कि भाई के दौर के हवाले से कहा कि महंगाई के हवाले से शहबाज शरीफ कसूरवार नहीं है, ये हालात ही उन्हें पीछे से ऐसे मिले हैं। लेकिन उन्हें इस चीज़ का जिक्र नहीं किया। ये तो कहा है कि मेरे दौर में डॉलर 100 रुपये का या 103 रुपये का था, लेकिन ये जिक्र नहीं किया कि पिछली परवेज मुशर्रफ की हुकूमत में डॉलर कितने का था। 60 रुपये का था। यूपी दौर में डॉलर कितने का था? 5-6 रुपये का था। यहिया के दौर में 11 रुपये का था, और उनकी दौरे हुकूमत में जो डॉलर 120-22 रुपये तक चला गया था। फिर मसनूई तरीके से उस डॉलर को फिर 100 रुपये तक लाया गया था। 100 रुपये तक नीचे भी ले जाने का कहा जा रहा था। फिर ये कहा गया कि नहीं नहीं, इससे पीछे नहीं, नीचे नहीं लेके जाना, यही रोक दें, क्योंकि बहुत से ऐसे हुकूमती लोग थे जिनके डॉलर में अकाउंट थे। डॉलर का रेट जितना कम होगा, उनके बैंकों में पड़े पैसे जो थे डॉलर थे, उनकी वैल्यू और कम हो जाती। ये तो सियासत की जाती थी, साजिश की जाती थी कि डॉलर को यकदम ये ले जाएं, डॉलर की वैल्यूज ये ज़्यादा हो गई, उससे जितनी अमाउंट बढ़ी है उससे आप फ़ौरन कोई जायदाद, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कुछ चीज़ें खरीद लें। जैसे ही आपने वो चीज़ें कैप्चर कर ली हैं, उसके बाद डॉलर का रेट फिर वापस ले जाए। बहरहाल उनके दौर में डॉलर का रेट ये था। महंगाई की जो सूरत हाल थी, रोटी की जो कीमत थी, परवेज मुशर्रफ के दौर में क्या थी, उनके दौर में कितनी हुई, क्या कम हुई या ज़्यादा हुई, इस चीज़ का पूरी तकरीर में कहीं जिक्र नहीं हुआ। काश वो इन सारी चीज़ों का एक सच्चे पाकिस्तानी की हैसियत से तज़किरा करते। होना तो ये चाहिए था कि वो मुल्क के अहम मसाइल की निशानदेही करते और उन्हें हल करने के लिए जो रोड मैप है उसका जिक्र करते। अब उनके पास कौन सा रोड मैप है, और ये रोड मैप या जो फार्मूला है मुल्क को तरक्की देने का, ये ऐसा है जो उन्होंने अपने भाई से भी खुफिया रखा। अगर उनके पास था तो ये फार्मूला अपने भाई को भी दे सकते थे, जो 16 माह रहे हैं, जिन पर महंगाई का इल्ज़ाम है, वो उन्हें वो फार्मूला दे देते, उस दौरान वो उस पर अमल करते और मुल्क को इमरान खान के दौर में जो महंगाई हुई थी उस महंगाई की दलदल से निकाल कर लोगों को खुशहाली के सफ़र तक ले जाते, ताकि मियाँ शहबाज शरीफ की वाह वाह होती। और यही जो थी, नवाज शरीफ साहब को बनी बनाई एक गेम मिलती और नवाज शरीफ साहब इस वक्त मुश्किल में ना होते अगला काम करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब दूसरी बात यह है कि जलसा में कितने लोग थे। जलसा हमने पहले कहा कि बहुत बड़ा था, वाकईतन बहुत बड़ा था, लेकिन जलसे में लाहौर शामिल नहीं था, यह हकीकत है। इसका पूरा प्लान बनाया गया कि देखें इतनी सीटें हैं, फर्ज करें 200 से ज़्यादा जो हैं, 250 से ज़्यादा कौमी असम्बली की सीटें हैं। अगर जिन लोगों को हमने टिकट देने हैं उनमें से 100 मुंतखब लोग भी आ जाएं, वो 2-2 हज़ार आदमी भी लेके आए, फिर सूबाई असम्बली के लोग भी हैं, फिर कौंसलर नाज़म लेवल के लोग भी हैं, फिर हुकूमत जो निगरान गवर्नमेंट है इसकी भी सपोर्ट उन्हें हासिल थी। ये सारे प्रोग्राम थे। अगर 100 आदमी 2-2 हज़ार बंदे भी अपने हल्के से लेकर लाहौर पहुंचे तो 2 लाख बनते हैं। और इस जलसे के मतलब कहा जाता है कि 1 अरब से ज़्यादा रुपए खर्च हुए हैं, और ये 1 अरब से ज़्यादा जो खर्च हुए हैं, 1-1 लाख रुपया या 2-2 लाख रुपया उन अरकान असम्बली पर डाल दिया जाए, जो सुना है कि डाला गया, तो ये सारे जलसे के अखराजात भी पूरे हो जाते हैं। और ये इसी तरह ही इसको प्लान किया गया, और सारे के सारे लोग जिसको वेरीफाई किया जलसा गाह में खड़े होकर, मरियम नवाज शरीफ ने भी
ये वो लोग हैं जो आज़ाद कश्मीर से आए हैं, ये वो लोग हैं जो गिलगित बल्तिस्तान से आए हैं क्योंकि वहाँ परचम लहरा रहे थे, ये वो लोग हैं जो सिंध से आए हैं, ये लोग हैं वो जो कराची से आए हैं, ये लोग हैं जो फला फला इलाके शहर से आए। कहीं ये जिक्र नहीं हुआ कि ये वो लोग हैं जो लाहौर से आए। इनके बकौल इस जलसा गाह में 40,000 कुर्सियां लगाई गई थी और 40,000 को 4 से ज़रब दे दे, हर कुर्सी के गिर्द 4-4 झंडे लगाए गए थे ताकि लाइटें पड़े तो 4-4 लोग नजर आए। ड्रोन कैमरा का तो इस्तेमाल करते हैं, पूरी जलसा गाह को दिखाया ही नहीं गया। और जलसा गाह की जो शूट करने का अमल था वो सिर्फ सिंगल इन जलसा गाह की इंतजामिया ने अपने हाथ में रखा है और वही जो शूट था वो सारे टीवी चैनल को प्रोवाइड किया गया ताकि वो अपना अपना अलग अलग तबसरा ना कर सके। और तमाम टीवी चैनल्स को इतना बिजनेस दिया गया इस जलसा गाह के हवाले से इश्तहारात का कि वो इस जलसा गाह के अगेंस्ट कोई कवरेज के हवाले से कोई मसला खड़ा नहीं कर सकते थे, बयान नहीं दे सकते थे। न्यूज़पेपर को बिजनेस दिया गया, पूरा खर्चा किया गया और लेविश। और फिर जो हमने कहा कि 40,000 नशिस्तें थी उसमें से आप 20,000 और जमा कर लें, 60,000 हो जाएंगे, और ऐड करना चाहें 70,000 हो जाएंगे। ये जो कहा जा रहा है कि जी ट्रैफिक बंद हो चुकी है और साद रफीक ने कहा जी ठोकर न्याज बेग तक ट्रैफिक रुकी हुई है, लाहौर जाम है, ऐसा कुछ नहीं था। ट्रैफिक चल रही थी, वो उनका अपना कैमरा बार बार बाहर के सीन दिखा रहा था। बाहर जलसा गाह के बाहर स्मूथली ट्रैफिक चल रही थी, बल्कि जलसा गाह में पंडाल का कुछ हिस्सा खाली भी था। मरियम नवाज शरीफ बार बार कह रही थी सारे लोग लाइटें जलाएं, बाद में कुछ लाइटें नहीं जल रही हैं, बैटरी का नहीं मसला है। हालांकि जहां वो लाइटें नहीं जल रही थी वो जगह खाली थी, वहां लोग नहीं थे। मोबाइल सब लेके आए हुए थे, वहां लोग ही नहीं थे, वो जगह खाली थी। मरियम साहब को वहां अंधेरा नजर आता था, फासले फासले पे लाइटें नजर आती थी। लेकिन ये 50 से 60-70 हज़ार का इज्तिमा था। ये बड़ा इज्तिमा है, छोटा इज्तिमा नहीं है। लेकिन ये लाहौर का इज्तिमा नहीं था, लेकिन ये पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा जलसा नहीं था। ये बड़ा जलसा था। जब भी 20,000 से ज्यादा क्राउड आ जाए तो वो जलसा बड़ा हो जाता है, और 20 से 30,000 हो जाए, 40,000 हो जाए, 50,000 हो जाए, 60,000 हो जाए तो फिर बहुत ही बड़ा जलसा हो जाता है। फिर गिनती खत्म हो जाती है, फिर नहीं पता लगता ये लाख का मजमा है, 2 लाख का मजमा है। जितना कोई क्लेम कर दे वो उतना ही लगेगा। फिर जलसे को पूरी प्लान के साथ किया गया हो कि लाइटें यहाँ तक रखनी है, कैमरा यहाँ तक दिखाना है। फिर जलसे गाह के जहाँ ख़त्म हो रहा था ना वहाँ पे अगेंस्ट लाइट लगा दी गई थी, कैमरे को वहाँ सारा डिफ्यूज नज़र आता था। उसके मतलब कहा जा सकता है कि लाइटों के आगे भी लोग थे, लेकिन लाइटों के आगे लोग नहीं थे। लोग वहीं तक थे जहाँ डिफ्यूज लाइटिंग लगी हुई थी। उसके बाद खाली जगह को डिफ्यूज कर दिया गया था लाइटिंग के जरिए। बहरहाल ये 60-70 हज़ार का जलसा तो था, लेकिन वो जलसा नहीं था जिस तरह पीटीआई के जलसे होते हैं। लोग किसी को सहारा लेकर उन्हें इमरान खान की या हुकूमती इंतजामिया ट्रांसपोर्ट पर बिठा के जलसा गाँव में नहीं लेके आती थी, उसमें डीसीओ या इंतजामिया इन्वॉल्व नहीं होती थी। लोग अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ वहाँ इन्वॉल्व होके आते थे। उनका पूरा क्राउड चार्ज होता था। इमरान खान की स्पीच के साथ साथ वो साथ साथ रिएक्शन देते थे, उनकी मोबाइल की लाइटें देखने वाली होती थी। लेकिन ये जो था जलसा, यहाँ लोग जज्बात से आ रही थे। चंद वर्कर जो आगे आगे बैठे हुए थे वो तासरात का इजहार कर रहे थे, लेकिन यहाँ वो चार्ज क्राउड नहीं था क्योंकि वो लोग बाहर से लाए गए थे, आए नहीं थे। चलो ये मान लेते हैं कि वो अपनी खुशी से ही आए थे, लेकिन वो उतने चार्ज नहीं थे जो पहले जलसों में होते। अब चलते हैं हम के जब जलसा हो रहा था अडयाला जेल में क्या हो रहा था। इस जलसे को पीटीवी जो था वो स्पेशली इसकी कवरेज कर रहा था, और जेल में इमरान खान को टीवी की सहूलत दी गई है। और पीटीवी से ये खबर भी नशर हुई कि इमरान खान अडयाला जेल में जो हैं वो टीवी के सामने बैठकर नवाज शरीफ का जलसा देख रहे हैं। तो पता नहीं वो देख रहे थे या नहीं देख रहे थे, लेकिन मीडिया एक खबर को, प्रोपेगेंडे को स्टैब्लिश करता है। हो सकता है वो एक्सरसाइज कर रहे हो, वर्जिश कर रहे हो, तो गोली मारो जलसे को, अपना काम करो। लेकिन बाहर कहा गया कि इमरान खान ने जलसा देखा।
और उसके मुतल्लिक साथ साथ अपने कमेंट्स भी दिए। इन कमेंट्स की रिपोर्ट जो है जावेद चौधरी साहब ने अपने व्लॉग में दी है। उन्होंने कहा है कि जो लोग इमरान खान के साथ बैठकर जलसा देख रहे थे, ये सब कुछ उन्होंने बताया है। ज़ाहिर है वो जेल की इंतजामिया होगी। तो कहा गया है कि जब लोग नवाज शरीफ साहब से मिल रहे थे, बार बार, मतलब एक के बाद एक आदमी मिल रहा था, लो ये भी आ गया, लो अच्छा ये भी आ गया, अच्छा ये भी आ गया, इस तरह की वो तसरात दे रहे थे। जब नवाज शरीफ ने गालिब का शेर पढ़ा तकरीर शुरू होने से पहले, तो उन्होंने कहा लो ये भी अब मिर्ज़ा गालिब को लेके आ गए, ये मिर्ज़ा गालिब बन गए हैं, शायरी शुरू। फिर जलसा में जब तस्बीह का जिक्र आया, इमरान खान की तस्बीह का जिक्र आया, तो कहा गया कि नवाज शरीफ ने कहा कि मैं तस्बीह करता हूँ लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, दूसरों के सामने नहीं, मैं उस वक्त तस्बीह करता हूँ जब मुझे कोई देखने वाला ना हो। इमरान खान ने इस पर कहा लगाया। इमरान खान ने कहा मैं सबके सामने भी तस्बीह करता हूँ और जब मुझे कोई ना देख रहा हो तो मैं तब भी तस्बीह करता हूँ। अब मैं नवाज शरीफ का जलसा देख रहा हूँ तो भी तस्बीह मेरे हाथ में। और फिर इसके बाद जब नवाज शरीफ साहब ने इज्तिमाई दुआ कराई तो खान ने कहा, उन्होंने कहा कि लो जी मुफ्ती साहब अब दुआ भी कराने लग गए। तो ये सारे तासरात थे इमरान खान के। नवाज शरीफ ने अपनी पॉलिसी के मुताबिक जो है इमरान खान का नाम नहीं लिया, इशारे किनारे से बात किया। एक दफ़ा इमरान खान का नाम उनके मुंह से निकला तो कहा मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून ने पॉलिसी ये तरतीब दी है कि अपनी तकरीरों में हम इमरान खान का, मुखालफिन का नाम लेकर उन्हें प्रमोट नहीं करेंगे। सिर्फ अपना रास्ता रोकने वालों का, अपनी हुकूमतों के बार बार ख़त्म करने वालों का इशारतन हम जिक्र करेंगे, लेकिन हम सिर्फ मुआशी रोड मैप जो है, मुआशी तरक्की का जो उनका एजेंडा है, उसके हवाले से बातें करेंगे। या उनके दौर में जो तरक्की हुई थी, जिसको वो तरक्की कहते हैं, हालांकि उनके दौर में न लोगों को इलाज की सहूलतें बेहतर मिली, न तालीम की सहूलतें बेहतर मिली, न उनको तहफ़्फ़ुज़ मिला। और हुकूमत की तरफ से जो एक माँ जैसी होती है, जो कुछ देना चाहिए था, सच्ची बात है अवाम को उनके एक तवील दौरे हुकूमत में कुछ भी नहीं मिल सका। हाँ ये हुआ, अवाम ने सुना है कि उनकी जायदादें बैरून मुल्क बन गई। हाँ उनके ने जो सियासी तौर पर जिक्र किया है कि जी मैं माँ के जनाजे में शरीक नहीं हो सका, बाप को कब्र में नहीं उतार सका, अहलिया मेरी इस दुनिया से चले गई हैं, मेरी इस सियासी जिद्दोजहद की नज़र, जो मैंने कुर्बानी दी अवाम की खातिर कुर्बानी दी। हजूर ये रास्ता आपने खुद चुना था। अदालत ने आपसे इतना कहा था कि आपने जो जायदादें, जो पनामा केस था, वो पनामा केस जनरल बाजवा ने नहीं बनाया था, एस्टेब्लिशमेंट में नहीं बनाया था। पनामा केस तो एक इंटरनेशनल जो इंकशाफ हुआ था उसका हिस्सा था, जिसके नतीजे में बहुत सी हुकूमतें इंटरनेशनली चले गई थी। उस पनामा रिपोर्ट में आपकी फैमिली का और आपकी जायदादों का तस्करा आया था, जिसके हवाले से आपने कहा था असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर कि ये है वो सबूत उन जायदादों को बनाने के। लेकिन जब आपका केस कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने वो कहा वो सबूत तो पेश करें जो असेंबली में आपने लहराए थे। तो कहा गया आपके वकील की तरफ से, जी वो तो सियासी बयान था। तो फिर सबूत के तौर पर कतरी खत पेश कर दिया गया, जिसमें कतरी शहजादे के कोई बाप दादा मरहूम ने इनके वालिद मरहूम को रुपए पैसे दिए, जायदाद सारा कुछ दिया, वो से वो करते 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 अदालत में वो मानने से इनकार कर दिया। अदालत आखिर तक कहती रही कि असेंबली में आप कुछ कह रहे हैं, अदालत में आप कुछ कह रहे हैं, आप सिर्फ एक कागज अदालत में पेश करते हैं। वो रकम जो है कहाँ से आई
और कैसे वहां मुंतकिल हुई और कैसे जायदाद खरीदी गई। लेकिन वो एक कागज जो है आपने नहीं दिया, आपने तमाम सियासी जो है नुकसानात बर्दाश्त कर लिए। वो कहते हैं ना, चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, वो वाले सारे मामलात आपने बर्दाश्त किए। और फिर आप 50 रुपए के स्टाम्प पर बाहर चले गए, फिर वापस नहीं आए। जो आपके ज़ुमानती भाई थे वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बना दिए गए। और फिर उस उनके दौरे हुकूमत में आईनी तरमीम की गई। इस्टेब्लिशमेंट को बावर कराया गया कि आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। और उन आईनी तरमीम के ज़रिए जो है वो नैब को कमज़ोर कर दिया गया, अपने केसेस को ख़त्म करा दिया गया। अब सूरत हाल ये है कि आपकी वारंट गिरफ्तारी जो है वो मुअत्तल हुए हैं, आपकी सज़ा जो है बरकरार है। अभी तक आपने जो इस जलसे से खिताब किया है वो इश्तहारी मफरूर की हैसियत से किया है। वो आपका टाइटल जो है आपके साथ लगा हुआ है, उस वक्त तक लगा रहेगा जब तक अदालत की तरफ से वो सारे मुकदमात में आपको बरी नहीं कर दिया जाता, बेगुनाह करार नहीं दे दिया जाता। तो ये थी उस जलसे की रुदात के अहम नुकात। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।